अस्सलामुअलैकुम इस्लाम के दोस्तों। जब भी थाई लैंड का नाम लिया जाता है तो जहन में बुद्ध मंदिर, सियाहत और एक मुख्तलिफ कल्चर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थाई लैंड के अंदर एक मिनी मलेशिया भी आबाद है, जहां 80% आबादी मुसलमानों की है, जहां स्कूल का आगाज बुद्ध मत की दुआओं से नहीं बल्कि कुरान की तलावत से होता है, और जहां हिजाब ना पहनने वाली खवातीन को गैर मुस्लिम समझा जाता है। आखिर बैंकॉक की हुकूमत इस खित्ते की शनाख्त को क्यों बदलना चाहती थी? आए जानते हैं इस सच को जो तारीख की किताबों से गायब कर दिया गया। Itu ada sebuah empire yang besar, namanya Kerajaan yang besar. Lankasuka. 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 Anak Darussalam, kami akan taat dan patuh setia. जनूबी एशिया का वो मुल्क जिसे दुनिया आज थाई लैंड यानी आज़ाद लोगों की सरजमीन के नाम से जानती है, अपने अंदर तारीख के कई ऐसे बाब छुपाए हुए हैं जिससे आम दुनिया आज भी ना वाकिफ है। ये मुल्क 1939 से पहले दुनिया के नक्शे पर सियाम के नाम से पुकारा जाता था। तकरीबन 6.5 करोड़ की आबादी वाला ये मुल्क बुद्ध मत के मराकज के लिए मशहूर है, लेकिन इसकी सरहदों के अंदर एक ऐसा खित्ता भी है जिसकी मिट्टी से सदियों पुरानी इस्लामी तारीख की खुशबू आती है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक थाई लैंड में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 40 लाख से जायद है। बुद्ध मत के बाद इस्लाम यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। लेकिन अगर हम थाई लैंड के जनूबी हिस्से का रुख करें जो मलेशिया के जजीरे से जुड़ा है, तो वहाँ की तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ मुस्लिम आबादी अकलियत नहीं बल्कि भारी अक्सरियत है, जहाँ पतानी में 80%, याला में 68% और सतून में 67% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। तारीख के औराक बताते हैं कि जनूबी खित्ता महज थाई लैंड का एक हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक अजीमुल शान आज़ाद मुस्लिम सल्तनत का मरकज था। 10वीं और 11वीं सदी ईसाइयों के दरमियान अरब और हिंदुस्तानी मुस्लिम ताजिर इस साहली पट्टी पर आए। ये वो दौर था जब ये खित्ता जजीरा नुमा मलायों में इस्लाम की अशात का सबसे बड़ा मरकज बना। यहाँ से सूफिया और मुबल्लगीन निकले जिन्होंने पूरे इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। 14वीं सदी ईसवी में यहाँ की कदीम हिंदू बुद्ध सल्तनत लांग कासोका के जवाल के बाद एक नई ताकत ने जन्म लिया। ये थी सल्तनत पतानी दारुल इस्लाम। ये एक बाकायदा इस्लामी मलायो सल्तनत थी जिसका अपना कानून, अपनी करेंसी और अपनी आर्मी थी। 16वीं सदी तक आते आते पतानी बैनुल अक़वामी तिजारत का एक बड़ा मरकज बन चुका था। मशरिक़ वुस्ता, हिंदुस्तान, चीन और यूरोप के बहरी जहाज यहाँ लंगर अंदाज होते थे। ये वो जगह थी जहाँ रेशम, मसाले और सकाफतों का तबादला होता था। आज भी ये खित्ता दुनिया भर में अपनी जरखेज़ी के लिए मशहूर है, खुसूसन डोरेआन फल की पैदावार में, जो यहाँ से बड़े पैमाने पर चीन बरामद किए जाते हैं। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में इस आज़ाद इस्लामी रियासत की खुद मुख्तारी पर काले बादल मंडलाने लगे। सन 1902 में सियाम की बादशाहत ने पतानी की मलाया शाही हुकूमत को बाकायदा तौर पर ख़त्म कर दिया, और फिर तारीख का वो स्याह दिन आया जिसने इस खित्ते का जुग्राफिया और किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। 10 मार्च 1909 को बरतानवी ताकत जो इस वक्त मलेशिया पर काबिज थी और सियाम मतलब थाई लैंड के दरमियान एक सरहदी मुआहिदा दस्तखत हुआ जिसे एंग्लो सियामी मुआहिदा कहा जाता है। लेकिन इस मुआहिदे में वहां के मुकामी मलायो मुसलमानों की मर्जी शामिल नहीं थी। एक कलम की जुम्बिश से पतानी के अजीम खित्ते को मुस्तकिल तौर पर थाई लैंड का हिस्सा बना दिया गया और बाकी मलायो हिस्से बरतानवी तसल्लत में चले गए। यहीं से जनूबी थाई लैंड के मुसलमानों की सकाफती और मजहबी बका की जद्दोजहद का आगाज हुआ।
अलहाक के बाद बैंकॉक की मरकजी हुकूमत ने एक नई पॉलिसी का आगाज किया। इसका मकसद जनूबी मुसलमानों की मलायो शनाख्त और इस्लामी इक़्तिदार को ख़त्म करके इन पर थाई ज़ुबान, थाई सकाफत और बुद्ध मत के समाजी असूल लागू करना था। मुकामी लोगों के नाम तब्दील किए गए, मलायो ज़ुबान पर पाबंदी लगाई गई और स्कूल में बुद्ध मत के तौर तरीके सिखाए जाने लगे। इस पॉलिसी ने मुकामी आबादी में शदीद बेचैनी और एहसास महरूमी पैदा किया। लेकिन जब दबाव हद से बढ़ा तो तसादम नागुरेज हो गया। तारीख में ऐसे कई वाक़यात दर्ज हैं जहां मुकामी रहनुमाओं और आम शहरियों को सिर्फ अपनी आवाज़ उठाने पर ही निशाने इबरत बना दिया गया। मिसाल के तौर पर कात के इलाके में एक मुकामी रहनुमा कात चेदरा को जुम्मे की नमाज से पहले गोली मार दी गई। इसी तरह सफियान मोहम्मद नामी नौजवान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादम में मारा गया। पिछली चंद दिहाइयों में जनूब में कई मुसल्हा और सियासी तहरीकें उठी जिन्होंने बैंकॉक की पॉलिसी के खिलाफ मुज़ाहमत की। हजारों जानें ज़ाया हुई और ये खूबसूरत खित्ता एक तवील अरसे तक बदअमनी का शिकार रहा। लेकिन जंग और तशद्दुद कभी किसी मसले का हल नहीं होती। हालिया बरसों में थाईलैंड की सियासत में एक मुस्बत तब्दीली देखी गई। बैंकॉक की हुकूमत ने यह तस्लीम किया कि ताकत के जोर पर शनाख्त को नहीं बदला जा सकता। इस सिलसिले में हमसाया मुल्क मलेशिया ने एक इंतहाई अहम और फ़ाल सालसी का किरदार अदा करना शुरू किया। बहुत से इलाकों में दहाइयों पुराने इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए अमन मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है ताकि मुसलमानों को इनके हकूक़ और इंसाफ मिल सके। तमाम तर तारीखी चैलेंजेस के बावजूद जनूबी थाईलैंड के मुसलमानों ने अपनी इस्लामी और मलायो सकाफत को सीने से लगा कर रखा है। आज अगर आप पतानी या याल्ला की गलियों में जाएं तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप थाईलैंड में हैं। वहाँ का समाजी ताना बाना मलेशिया से हैरत अंगेज तौर पर मुशाहबत रखता है। यहाँ लिबास पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। ख़वातीन शरई असूलों के मुताबिक हिजाब और रवायाती मलायो लिबास पहनती हैं, जबकि मर्द नमाज और आम दिनों में जुब्बा और सारूंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हिजाब इस कदर आम है कि अगर कोई खातून हिजाब के बगैर नजर आए तो मुकामी लोग आम तौर पर इसे बुद्ध मत के पैरोकार समझते हैं। जनूबी थाईलैंड में इस्लामी शनाख्त और मलाया जुबानों को जिंदा रखने में सबसे बड़ा किरदार यहाँ के रवायाती तालीमी निज़ाम का है, जिसे पुंडोक यानी मदरसा कहा जाता है। बचपन ही से बच्चों को रूहानी और मजहबी तालीम दी जाती है। थाईलैंड की वजारत तालीम ने भी अब पुंडोक के इस निज़ाम को तस्लीम किया और सरकारी निसाब में मलायो जुबान को बतौर मजमून शामिल किया। थाईलैंड इस खित्ते का पहला मुल्क बन गया है जिसने अपनी सरकारी तालीमी ढांचे में मलायो जुबान को इस तरह जगह दी ताकि मुस्लिम तलबा अपनी मादरी जुबान से जुड़े रहें। मजहबी और आला तालीम के शौक ने यहाँ के नौजवानों को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतहर्रिक किया। हर साल सैकड़ों मुस्लिम तलबा थाईलैंड से निकलकर इंडोनेशिया, मलेशिया और मिस्र की इस्लामी यूनिवर्सिटियों का रुख करते हैं। इंडोनेशिया इनकी पहली तरजीह बन चुका है क्योंकि वहाँ का माहौल इस्लामी, जामिया और मॉडरेट है। इसके अलावा इंडोनेशिया की हुकूमत और जामियात इन थाई मुस्लिम तलबा को खुसूसी स्कॉलरशिप भी फराहम करती हैं। अगर मुआशी पहलू की बात की जाए तो जनूबी थाईलैंड के मुसलमानों का ज़्यादातर दारोमदार ज़राअत, माहीगीर और छोटे पैमाने की तिजारत पर है। यहाँ की सबसे बड़ी खसूसियत हलाल फूड है जो न सिर्फ मुकामी लोगों के लिए बल्कि थाईलैंड आने वाले मुस्लिम सियाहों के लिए भी एक बहुत बड़ी कशिश है। जनूबी थाईलैंड के मुसलमान तारीख के थपेड़ों, सियासी तब्दीलियों और सकाफती चैलेंजेस के बावजूद आज भी अपनी इस्लामी शनाख्त पर कायम हैं। पतानी की मिट्टी ने जो जख्म सहे हैं वो इनके सब्र और इस्तकामत की कहानी बयान करते हैं। आज का थाईलैंड बदल रहा है और जनूब के ये मुसलमान
بدھ مت کی اکثریت والے ملک میں اسلام کا ایک ایسا روشن مینار ہے جس کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوئی۔ یہ تھی جنوبی تھائی لینڈ کے مسلمانوں کی ایک مختصر مگر ایمان افروز داستان۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور آپ کے اپنے چینل IMZ پوائنٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ تاریخ کے یہ گمشدہ باب دنیا تک پہنچتے رہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔